राज्य को बचाने के लिए डॉक्टर शक्ति सेन कपवाड़ अपने हजारों समर्थकों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल में पुनः शामिल हुए। क्रांतिकारी आंदोलनकारी भाई पांसी सभी साथी मैंने उनका भी नाम लिया है भाई और महानगर इकाई के अध्यक्ष महामंत्री सारे सभी लोग और मैं देख रहा हूँ पूर्वोत्तर से रिप्रेजेंटेटिव है प्रांजल और हराली से हमारे जयलाल और सभी लोग आए हैं। अच्छा लगा और संक्षेप में आपको काफ़ी चीज़ें बताया कि हम पिथौरागढ़ से चले थे तो किस तरह से कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। हाँ, आंदोलन के दौर में एक बार एक शेर अक्सर हम कहा करते थे, हम अकेले चले थे जाने पे मंजिल मगर, हम अकेले चले थे जाने पे मंजिल मगर, लोग जुटे गए कारवां। तब उत्तराखंड राज्य हासिल करने का कारवां था, उत्तराखंड राज्य हासिल करने की लड़ाई थी, लेकिन आज उसी राज्य को जिसको हमने 42 शहादतों के बाद, जिसमें हमारी 2 बहनें भी शहीद हुई हैं, सीनियर लोग ने बोले 2 बहनें कौन थी जो शहीद हुए हैं, मैं किरण से पूछता हूँ। हाँ सर, धन्यवाद। मैं ये पूछता था तो मैंने पूछता में तो 2 बहनें शहीद, 42 लोगों ने शहादत दी। संगीता ठीक है, तो इतनी बड़ी कीमत चुकता करके हमको राज्य मिला। पहले तो राज्य भी आधा अधूरा, लूला लंगड़ा, अधिकार विहीन था। उत्तर प्रदेश को हमारा बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया, अधिकारों का भी और संपत्ति का भी। जो भी मिला था हमको, उसमें भाजपा कांग्रेस बारी बारी सत्ता में आती रही और विकास नहीं, विनाश और लूट की प्रक्रिया इन्होंने जारी रखी। और आज 21 साल बाद हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। लोग कहने लगे हैं, हमको ताने देने लगे हैं कि इसीलिए आपने उत्तराखंड राज्य बनाया था, इससे तो भला हम उत्तर प्रदेश में थे। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिस राज्य को हासिल करने के लिए 42 लोगों ने शहादत दी, उस राज्य के लिए आज कहने लगे हैं लोग कि इससे भला तो उत्तर प्रदेश अच्छा है। ये हालात क्यों है? इसलिए हुए कि इसमें 20-21 साल से जो सत्तासीन हैं, उन्होंने राज्य की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। 21 साल हो गए, हमारी राजधानी का अता पता नहीं, अस्थाई और जहां कुछ टिक टपर खड़ा कर रखा है गैरसैंड ने, दिवाली खाल ने, हमारे साथ प्रपंच करने के लिए, धोखा देने के लिए कोई फैसला नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले पहल जब 2009 नवंबर 2000 को राज्य बना था तो एक शासनादेश आया था, आपको उसको जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार का शासनादेश था कि स्थायी राजधानी में परमानेंट कैपिटल बनने तक देहरादून में अस्थायी राजधानी टेम्पोररी कैपिटल चलेगी और स्थायी राजधानी का चयन चुनी हुई विधानसभा करेगी। अस्थायी राजधानी कायदे से सन 2000 से 2002 के बीच में चलनी चाहिए थी। 2002 में पहला चुनाव हुआ और असेंबली बनी यहाँ की, तभी प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए था कि हमारी स्थायी राजधानी परमानेंट कैपिटल गैरसैंड नगर होगी, जो हमने स्थापित की थी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मोहन उत्तराखंड की शहीद भी हो गए उस लड़ाई में। राज्य बनने के बाद राजधानी के सवाल पर एक और शहादत हुई बाबा मोहन उत्तराखंडी की, लेकिन इन बेशर्म सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी राजधानी का मसला उलझा हुआ है। इनकी हिम्मत नहीं है कि एक प्रस्ताव पारित करें उत्तराखंड की विधानसभा में कि हमारी स्थायी राजधानी, पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ के मध्य में होगी, ठीक सेंटर में होगी, वो भी चंद्रनगर गैरसैंड में। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। अभी डबल इंजन की सीज की बात आई है, हमारी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। 1.5 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ हमारी जमीन है, हमारी परिसंपत्तियां, हमारे होटल है, हमारे बैराज है, हमारे जलाशय हैं, जो उत्तर प्रदेश के कब्जे में दिए हैं इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय करके। उनको वापस लाने की बात थी। ये कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, सब कुछ ठीक कर देंगे। हम कहते हैं कि आज 4 इंजन, पहला इंजन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, दूसरा इंजन केंद्र में बीजेपी की सरकार, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और चौथा इंजन क्या कह रहा हूँ मैं? चौथा इंजन कौन सा कह रहा हूँ? योगी मोदी, IT सेल योगी आदित्यनाथ भी हमारे भाई, अमरनाथ वो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो चौथे इंजन।
4 इंजन लग के भी हमारे 1 रुपया 1 लाख करोड़ रुपए से यहाँ नहीं आया है। बहुत जिम्मेदार ये बातें आपको गांव में मोहल्लों में जाकर लोगों को बतानी है कि हमको गिर के हमारी संपत्ति अपने कब्जे में रखी और ऊपर से क्या किया। इनसे हमें उम्मीद नहीं कि ये हमारी संपत्ति लौटाएंगे। हमारा प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्जे में है। 75,000 रुपया कर्जा हो गया हमको। छोटा सा राज्य है, नया राज्य है और इतने बड़े कब्जे के बोझ में हम दबे हैं। यदि उत्तर प्रदेश से हमको 1.5 लाख नहीं तो लाख करोड़ की संपत्ति मिल जाती तो हमारे 25 करोड़ तो बच जाते, 75 करोड़ का हम कर्जा उतारते। तो ये हालत है हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। तो इसलिए हम आज जो मुहिम चला रहे हैं चुनाव का है, चुनाव की मुहिम है, लेकिन साथ साथ 2000 में मैंने कहा कपरवान जी राजनीति छोड़ के भी आते हैं डॉक्टर कपरवान, वो कहने लगे कि मैं तो राजनीति में आना नहीं चाहता। मैंने कहा तुम राजनीति में कभी नहीं थे, तुम तो उत्तराखंड राज्य बनाने के आंदोलन में थे, वो राजनीति नहीं थी, हम उसी में थे और उस आंदोलन ने हमको उत्तराखंड राज्य हासिल करके दिया। और आज 21 साल में उत्तराखंड की जो बर्बादी हुई है, अगर उसको ठीक करने में अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आप आपके भागीदार नहीं होंगे। आपको इस बात का दोष लगेगा कि आपने राज्य तो बना दिया, बच्चा पैदा कर लिया, देखभाल में। तो इसलिए उसको बचाना है, उस बच्चे को बचाना है। 21 साल का तो हो गया, लेकिन वो बच्चा अभी लड़खड़ा रहा है, चिल्ला रहा है। इन्होंने उस बच्चे की वो हालत की है कि वो सही ढंग से अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो हमने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने राज्य के आंदोलन लड़ा, जिन्होंने अपनी जवानी बर्बाद की, जिन्होंने घर बार छोड़ा, उत्तराखंड राज्य हासिल किया, उसके बाद उसकी बधाई को लेकर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप भी आपके भागीदार होंगे, आप भी इसके दोषी होंगे कि आपने राज्य की हिफाजत नहीं की, राज्य के लोगों की हिफाजत नहीं की, उनके बारे में नहीं सोचा। तो वो फौरन मेरी बात माने, वही नहीं दर्जनों बुजुर्ग, दर्जनों नौजवान और कम से कम 20 महिला हमारी बहनें, वो लोग सब आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके सामने लेते उत्तराखंड में सम्मिलित होते हैं। ये दल नहीं, ये दिल है। हम अपने दिल की सुनेंगे, उत्तराखंड क्रांति का साथ देकर उत्तराखंड क्रांति में सम्मिलित होंगे। इसलिए मैंने कहा कि कारवां बढ़ता गया। काशीपुर की बात बताई, काशीपुर में एक प्रिंसिपल साहब थे हमारे, हमसे 4-5 साल सीनियर थे, रिटायर हो गए डिग्री कॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब आपके साथ आऊँ और कब उत्तराखंड क्रांति में सम्मिलित हूँ। वो अकेले नहीं आए, उनके साथ कम से कम 40-50 लोग थे उस इलाके के, वो सब लोग भी आए और उन्होंने हमारी सदस्यता दी। नैनीताल में यही हाल हुआ। हल्द्वानी का कार्यक्रम हमको स्थगित करना पड़ा क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो हल्द्वानी में भी बहुत सारे लोग तैयार थे का सुनने बोलने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुहिम नहीं चली है और इन सारी बातों को इतिहास हमने अपना नहीं लिखा है, ये हमारी गलती है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर हम इतिहास लिखते तो मुझे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती किरण से कि 2 महिलाएं कौन है जिनकी शहादत हुई। हम इतिहास लिख के छाप के अपना इतिहास, अपनी लड़ाई का इतिहास, अपनी कुर्बानी का इतिहास लिख के देते, वो उसमें हम पिछड़े हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जितना आपको पता है, जो दर्द आप महसूस करते हैं, उसको बयान करिए, जनता में बताइए और खूब डंके की चोट बताइए। उत्तराखंड क्रांति के किसी भी कार्यकर्ता को डरने की, घबराने की, हिचकने की जरूरत नहीं है। हम लुटेरे नहीं है, हम चोर नहीं है, हम घूसखोर नहीं, हम कमीशनबाज नहीं है। हमने राज्य के लिए कुर्बानी दी है और राज्य को ठीक करने के लिए लड़ाई अभी भी हमारी जारी है। ये कमीशनखोर हमारे सामने बोल सकते हैं, आपके पास नहीं है तो सीनियर से पूछिए और इनका मुंह जवाब दीजिए, इनका मुंह सुखा दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए आपके अंदर जज्बात पैदा होने चाहिए, इसके लिए आपको ये महसूस होना चाहिए कि आज हमको उत्तराखंड को बचाना है। जो राज्य हमने बनाया था लड़ झगड़ के कुर्बानी देके, वो राज्य बर्बाद हो गया है। उसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको बचाना भी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। ये अगर आप सोचेंगे और ये सोच ये भूल जाइए कि काशी सिंह एरिया आएंगे तो कोई सभा कर लेंगे या जी आएंगे, काबिल जी आ जाएंगे या मोहन आ जाएंगे। आप भी काशी सिंह एरिया हैं, आप अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, आपकी जिम्मेदारी, आपका किरदार होना चाहिए। आपको लोगों को जोड़ना चाहिए, अपने लोगों को अपने साथ करके ताकत बनानी चाहिए और उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए आपको लड़ाई आगे ले जानी पड़ेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, समय कम है। राजधानी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, रोजगार का सवाल है, भू कानून का सवाल है, संपत्ति के बंटवारे का सवाल है, तमाम सारे सवाल हैं जिन सवालों को अभी परिसीमन की बात आएगी। 2026 के बाद परिसीमन होगा। पिछले परिसीमन में हमारी 6 सीटें गायब हुई पहाड़ से, अगर दोबारा परिसीमन होगा तो मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 15 सीटें फिर गायब हो जाएंगी।
उसकी लड़ाई लड़नी है। हमने कहा था इसी देश में 2 कानून हैं, केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हुआ है, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी परिसीमन हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 सेज जनसंख्या का बंटवारा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जितना संभव हो, एज मच एज पॉसिबल। ये नहीं कहा कि नहीं जनसंख्या के आधार पर ही होगा, उसमें ये लिखा है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो संभव हो सके। निकोबार अंडमान निकोबार में, लेह में, गोवा में 3 लाख में, 2.5 लाख में, 1.5 लाख में एमपी की सीट है। हमारे यहाँ एक एमपी की सीट 15 लाख की है। क्यों? देश में 2 कानून चल सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं चल सकते? इसलिए हमको ये मांग भी करनी है कि हमारा जब दोबारा परिसीमन हो तो केवल जनसंख्या का आधार न हो, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रफल का भी ध्यान रखकर परिसीमन किया जाए। तो ये तमाम सारे मसले हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना, उनको जागरूक करना है। पत्रकार पूछे थे कि आपकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, आप समझा नहीं पाए लोगों को। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हम समझा नहीं पाए। हमारे कार्यकर्ताओं को समझाना है, जाना है, बताना है और जोड़ना है। अगर आप सच्ची बात बोलेंगे, दिल से बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका असर होगा और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। सारे एक तरफ केएल शाह जी आए हैं और ये प्रांजल भी आया है और चारों से लोग आए हैं। तो ये तो स्वागत का कार्यक्रम है, बातचीत करने का कार्यक्रम है। कल है डंडा दिखाने का कार्यक्रम। मैंने कोटदार में पत्रकार से कहा, मैं मास्क पहना हुआ था, उन्होंने कहा सर मास्क हटा दीजिए। मैंने कहा मैं तो बहुत इस मामले में प्रोटोकॉल मानता हूँ, मैं तो मास्क लगा के बात करूँगा। आपने कहा हटा देता हूँ। मैंने कहा क्या ये बात कल आप मोदी से जाके कह सकते हो कि 1 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वो कितने मास्क लगवा रहा है, 2 गज की दूरी बनाकर वो पूरा देहरादून भी पूरा नहीं होगा। अगर 2 गज की दूरी में 1 लाख आदमी खड़ा होगा यहाँ तो पूरा देहरादून शहर पूरा नहीं होगा। वो रैली कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखो। शादी में 100 से 200 लोग उससे ज्यादा तो हो। हम पर सारे प्रतिबंध हैं, हम पर सारी बंदिशें हैं और आप पूरे धज्जियां उड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसका विरोध करने का सवाल है और मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग। कितने बजे रखा भाई राजेंद्र इकट्ठा होने का? 10 बजे केंद्रीय कार्यालय में कितने बजे इकट्ठा? 10 बजे इकट्ठा होने हम सब से पहले हैं और इन तानाशाही प्रवृत्तियों का और उत्तराखंड विरोधी प्रवृत्तियों का मुकाबला करें, उसका विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।